कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के लिए सैकड़ों साबिक फौजी एहलकारों को पुलिस में शामिल किया गया है। इख्तिताम हफ्ता पुलिस पर होने वाले हमलों में 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कराची पुलिस कहती है कि उसके पास सबूत है कि बिरादर मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तहरीक तालिबान ने एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की है। आज हम माहिरीन से पूछेंगे कि यह पेशकश तालिबान की कुव्वत या उनकी कमजोरी का इजहार है। मुल्क में दहशतगर्दी के माहौल पर वजीर आजम पर दबाव है कि वो पार्लियामेंट आएं और कौम को एतमाद मिले। सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने कहा है कि उनके आबाई जिला खैरपुर में करप्शन तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकारी मंसूबे बद इंतजामी की एक मिसाल बन गए हैं। माहिरीन पूछ रहे हैं कि सिंध के वजीर आला के आबाई जिले का यह हाल है तो पूरे सूबे का क्या होगा। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तितर बितर होती नजर आ रही है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की फिजा का शिकार है और कराची भी उसमें शामिल है। कराची में खुसूसी एक ऑपरेशन किया जा रहा है जिसे कराची ऑपरेशन कहा गया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स को कामयाबी तो हुई है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये महदूद कामयाबी है। अब एक नया तजुर्बा किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि तरबियत याफ्ता साबिक फौजी एहलकारों को कराची पुलिस में शामिल किया गया है। सैकड़ों की तादाद में साबिक फौजी एहलकार पुलिस में शामिल हो गए हैं। इसी दौरान इख्तिताम हफ्ता पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले जारी रहे और हफ्ते के रोज एक बड़ा हमला हुआ कराची पुलिस पर जब महाजिर कौमी मूवमेंट के कायद आफाक अहमद के घर के अतराफ में खड़ी पुलिस मोबाइल वैन्स पर हमले किए गए, जिसमें 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। एक अलहदा वाक़े में एक और पुलिस एहलकार की जान गई। इस तरह से जुमे और हफ्ते को होने वाले वाक़यात में 3 पुलिस मोबाइलों पर हमले हुए, जिसमें 7 पुलिस एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 7 शहादतें पुलिस की शहादतों में शामिल हो गई। 4 रोज के दौरान कराची में होने वाले हमलों में ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 34 अफराद की जान गई है। मुख्तलिफ लोगों को निशाना लगाया गया, घात लगा के हलाक किया गया। पुलिस एहलकारों पर पुलिस मोबाइल वैन्स पर हमला मुसलसल जारी है और इस सिलसिले में सबसे बड़ी पेशरफ्त अब से चंद हफ्ते कबल हुई थी जब CID पुलिस के सरबराह चौधरी असलम को उनके दफ्तर जाते हुए एक दहशतगर्द हमले में हलाक कर दिया गया था। ये पूरे वाकयात और इस पस मंजर में कराची पुलिस के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए साबिका फौजी एहलकारों को पुलिस में शामिल किया गया है। और हालिया दिनों में होने वाली पुलिस एहलकारों की शहादत के हवाले से कराची पुलिस के सरबराह कहते हैं कि क्योंकि हमने ये वर्दी पहनी है इसलिए हमें जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस का काम यही है, हम जब क्रिमिनल्स के पीछे जाते हैं जाहिर बात है वो हमारे पीछे आते हैं, कभी वो कामयाब हो जाते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं। लेकिन असल जो चीज़ जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि हौसला जो है वो जब तक हमारे अंदर है और विल है हमारे अंदर तो इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची पुलिस ने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, कराची पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं। वो हालात इस तरह के हैं क्योंकि हमारा काम यही है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा जो काम है वो कुर्बानियों से ही गुजर कर जाता है आगे। तो ये हमारा जिहाद है, हम इंशाल्लाह करते रहेंगे जब हम आखिरी क्रिमिनल को पकड़ नहीं लेते। कराची पुलिस पर होने वाले खूरेज हमले के हवाले से ये बात भी अहम है कि ये शदीद और खूरेज हमला जिसमें 7 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई, तहरीक तालिबान ने से किसी ताल्लुक का इजहार नहीं किया है। तहरीक तालिबान में से किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुलिस और इंटेलिजेंस एहलकार कहते हैं कि दरअसल कराची में मौजूद सियासी दहशतगर्दों की कार्रवाई है। कराची में एक जानिब सियासी दहशतगर्द एक्टिव हैं, दूसरी जानिब फिरका वाराना दहशतगर्द और तीसरी जानिब इंतहा पसंद अस्करियत पसंद कराची में हमले करते हैं। और इन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 34 अफराद की हलाकत हुई है। कराची पुलिस में साबिका फौजी एहलकारों से माहिरीन कहते हैं कि एक जानिब तरबियत याफ्ता फौजी एहलकार फौरी तौर पर कराची पुलिस को मैसर हो जाएंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में उसकी क़ुव्वत में इजाफा होगा। और दूसरी जानिब इसी कार्रवाई के नतीजे में और इस पेशरफ्त के नतीजे में
साबिका फौजी एहलकारों को जिनको जदीद हथियारों से लेस किया गया है वो माविन होंगे उन पुलिस एहलकारों की भी जिनकी के अब फौजी अंदाज में तरबियत की जा रही है। इस पेशरफ पे हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में मालूमात और खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने तरतीब की है। कराची में एक जानिब तो जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तलात मौसूल हुई हैं कि नफरी की कमी को पूरा करने के लिए साबिक फौजियों को सिंध पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। ताहम इन भर्तियों का ऐलान कराची ऑपरेशन के फैसले से कबल किया गया था, जिसके लिए DIG एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आखिरी दफा इश्तिहार गुज़श्ता साल 15 अगस्त के अखबारात में दिया गया था। पुलिस जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 2000 साबिक फौजियों को मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1169 को बहैसियत कांस्टेबल भर्ती कर लिया गया है। नफरी के जो इश्यूज हैं वो हैं हमारे चल रहे हैं। वो तकरीबन कोई 500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है रिफ्रेशर कोर्स को जो आर्मी के थे। 600 और हैं जो कि मेरे ख्याल में 2-3 दिनों में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अनदर 2 वीक्स 3 वीक्स हमारे पास कोई 1100 लोग वो आ जाएंगे। इस मामले की वाकफियत रखने वाले पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि इन साबिक फौजियों की ज्यादा से ज्यादा उम्र 45 साल है। इनका चुनाव सिंध के तमाम इजला से किया गया है, जिसके लिए 2 दफा अखबारात में इश्तिहार भी दिया जा चुका है। बाकी मांदा 831 कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए तारीख में 3 फरवरी तक तौसी करके एक दफा फिर इश्तिहार दिया जा रहा है। इन एहलकारों को सिंध में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर हालात के पेश नजर इनको फिलहाल सिर्फ कराची में तैनात किया जा रहा है। भर्ती के फौरन बाद तमाम साबिक फौजियों को 2 से 3 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स करा के पुलिस फोर्स का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाएगा। भर्ती होने वाले साबिक फौजी और नए पुलिस एहलकार एडिशनल IG कराची के मातहत होंगे, जिनको थानों में तैनाती के अलावा दीगर ड्यूटीज पर मामूर किया जाएगा। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए सैयद आरफीन, जियो न्यूज कराची। मुल्क और कराची की बका की इस जंग में अब पुलिस के साथ साबिका फौजी एहलकारों को भी शामिल किया गया है। तरबियत याफ्ता फौजी एहलकार तकरीबन 1000 से जायद अपने पुलिस के साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे और तकरीबन 1 महीने के अंदर अमली तौर पर दहशतगर्दी की इस जंग में वो एक बड़ा किरदार अदा करते नजर आएंगे। दूसरी जानिब सिंध में फैले हुए गैर कानूनी असलहा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के पस मंजर में कार्रवाई हुई, लेकिन जो कार्रवाई हुई या इस सिलसिले में जो गैर कानूनी असलहा जमा कराने के एडवर्टाइजमेंट्स दिए गए वो सब बेकार साबित हुए। अब सिंध पुलिस ये कहती है कि गैर कानूनी असलहा के अलावा वो असलहा के लाइसेंसेज जो पिछले सालों में जारी किए गए हैं उनकी तजदीद नौ की जरूरत है। हुकूमत सिंध ने अब 4 दिन मजीद रखे हैं। 31 जनवरी तक इन तमाम असलहा लाइसेंसेज की तजदीद करानी जरूरी है और अगर इन लाइसेंस की तजदीद ना कराई गई तो ये तमाम लाइसेंस मनसूख तस्वर किए जाएंगे। अहमियत की बात यह है कि सिंध में तकरीबन 10 लाख लाइसेंसेज हैं जो जारी किए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया कि वो हुकूमत सिंध की जानिब से जारी किए गए और अब इनकी तजदीद नौ की बात हो रही है और अभी तक सिर्फ 2 लाख लाइसेंसेस की तजदीद नौ हुई है। 8 लाख लाइसेंसेस की तजदीद नौ नहीं हुई है और अब सिंध हुकूमत कहती है कि अगर इन लाइसेंसेस को दोबारा इनकी तजदीद ना कराई गई तो इन तमाम के तब मनसूख कर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर इस कराची ऑपरेशन के हवाले से ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सिर्फ लाइसेंसेस के नाम पर 10 लाख असलहा कराची में मौजूद है, बगैर लाइसेंस गैर कानूनी असलहा इसके अलावा है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। कराची पुलिस कहती है कि उसके पास ठोस सबूत है कि मुल्क में होने वाली फिरका वाराना दहशतगर्दी, कराची में फिरका वाराना दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क समेत कई इस्लामी बरादर मुल्क शामिल हैं। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिरका वाराना दहशतगर्दी वो नासूर है जो पाकिस्तान के माशरे को घुन की तरह से चाट रहा है। नया मामला नहीं है, ये कई दहाइयों से जारी है और इस हवाले से बारहा इस सिलसिले में इत्तलात भी आती रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस भी कहती रही हैं कि फिरका वाराना दहशतगर्द गिरोहों को बाहर से भी इमदाद मिलती है, इनकी माली इमदाद भी बाहर से आती है और कई मौक़ों पर इनकी तरबियत का भी इंतजाम किया जाता है। पाकिस्तान को फिरका वाराना दहशतगर्दी में बांट दिया जाए, पाकिस्तान को फिरका वाराना बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाए, ये यकीनी तौर पर मुसल्लमा गैर मुल्की साजिश है।
आमतौर पर पाकिस्तान के रिवायती दुश्मनों का इस सिलसिले में नाम आता रहता है। उस सिलसिले में यकीनी तौर पे कुछ इसकी हकीकत भी होगी, लेकिन बारहा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है ये बात कि कई बिरादर इस्लामी मुल्क भी इस सिलसिले में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब इस सिलसिले में ताज़ा तरीन मालूमात सामने आई है। कराची पुलिस की एक अहम यूनिट ने इस बात का दावा किया है कि उसने ठोस मजबूत शवाहिद हासिल किए हैं कि कराची में होने वाली फिरका वाराना दहशतगर्दी के एक गिरोह के पीछे पड़ोसी इस्लामी मुल्क शामिल है और इसके लिए बाकायदा दहशतगर्दों को तरबियत इस मुल्क में दी जाती है, उनको सरमाया फराहम किया जाता है और उनको टारगेट फराहम किए जाते हैं। इस हवाले से एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क का नाम आया है, कई और इस्लामी ममालिक के नाम आ चुके हैं उन अस्करियत पसंद ग्रोहों के हवाले से जिन्होंने कराची की मुख्तलिफ तरबियत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तरबियत गाहों में तालीम हासिल की है। कुछ मदरसों के भी नाम आते रहे हैं और कहा यह जाता है कि इसकी फंडिंग और इस हवाले से इनको जो तरगीब दी जाती है वो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क से आती है। ताज़ा तरीन जो इंकशाफ हुआ है यकीनी तौर पर यह तवज्जे तलब है और बहुत अहम मालूमात है जो कि मौजूदा माहौल के हवाले से सामने आई है। CID पुलिस के कायम मकाम इंचार्ज राजा उमर खत्ताब ने इस गिरोह के हवाले से, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई साल की तगदो के बाद इसका सुराग लगाया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इंकशाफ करते हुए कहा। कराची में जो हालिया दहशतगर्दी है इसका आगाज 2009 में हुआ था। तो 2009 में ये बात सामने आई थी कि जो लोग इस वक्त कार्रवाई में मुलविस हैं, दहशतगर्द कार्रवाई फिरका वाराना में, वो एक पड़ोसी मुल्क से तरबियत याफ्ता हैं। तो उन पर मुसलसल 2 साल तक हमने काम किया और 2011 में सिपाही मोहम्मद के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिन पे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 27 लाख रुपए रिवार्ड मनी रखी थी। उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े फंड के साथ कराची में फिरका वाराना दहशतगर्दी की जा रही है और जो लोग इसमें मुलविस हैं वो बाकायदा एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क से तरबियत याफ्ता है, जिन्हें यहाँ से दुबई और दुबई से उस मुल्क भेजा जाता है और वहाँ उनको प्रोटोकॉल के साथ मखसूस इलाके में ले जाकर वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी मजीद मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि मास्टर माइंड यकीनी तौर पे एक प्रोफेशनल होता है और जिस अंदाज से वो अपने ग्रोह के लोगों से रब्ता करता है और टारगेट देता है वो एक इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रोह का ही काम है। किसी को पता नहीं था कि हमारा मास्टरमाइंड कौन है, वो सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो एक कार के अंदर आके बैठता था और जो भी टारगेट किलर था जिसके साथ उसका कनेक्शन था वो उस गाड़ी की पिछली सीट पे जाके बैठता था, वो उसको टारगेट देता था और पूरे ग्रुप की तनख्वाह देता था और वो चला जाता था। एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। तो लिहाजा इसमें हमें मजीद 2 साल लगे, यानी 2011 और 2013। इस मरतबा हमें ये कामयाबी हुई कि कम अज कम उसको हम डिस्क्लोज कर गए कि वो कौन शख्स है। 7/12 को हमारा एक इनकाउंटर हुआ गुलिस्तान जोर के इलाके में, जिस वक्त वो अपने दीगर साथियों के साथ वहाँ मौजूद था। रात के वक्त जब हमारा इनकाउंटर हुआ तो वो गलियों में तो फरार हो गए, लेकिन उनके पीछे गाड़ी रह गई और गाड़ी के जरिए हमें उसके बहुत सारे क्लू मिल गए। उसके तफसील उसमें यह आई सामने कि ये बड़ा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 16-17 लोग शामिल हैं और उसका असल नाम सैयद वसीम हुसैन जाफरी है और वो इन सब का मास्टरमाइंड है, जिसको बाहर से फंड और डॉलर की सूरत में मिलते हैं और वो यहाँ कैश करा के उन लड़कों को देता है। उसके हमने 4 बैंक अकाउंट्स का भी पता चलवाया है। उनकी जो सबसे बड़ी कार्रवाइयां हैं उसमें तकरीबन अब तक कराची में 2009 से लेकर अब तक 60 से ज्यादा कत्ल की वारदातों में ये मुलविस ग्रुप है। जो टीम हमने पकड़ी है इसके 2 लोग हमने पकड़े हैं जिनका ताल्लुक पारा चनार से है और ये भी बाकायदा तरबियत याफ्ता है। एक का नाम जोहर हुसैन है और दूसरे का नाम इरशाद हुसैन। ये दोनों पहलवान कोट के एरिया में रहते थे। इनका डायरेक्ट लिंक था उसके शाहिद के साथ। राजा उमर खत्ताब ने यह भी कहा कि किस अंदाज से ये अपने टारगेट्स को सिलेक्ट करते थे और इसके लिए सहाफियों का रूप भी धारा जाता था। इनके जो कुछ ऐसे टीम के लोग हैं जो बाकायदा सहाफियों की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं, जनाजों में भी जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने टारगेट की फोटोज लेते हैं। हमारे पास सीडीज ऐसी रिकवर हुई हैं जिसमें बाकायदा जनाजों की पिक्चर हैं जिसमें लोगों को उन्होंने बोल्ड किया हुआ, उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं और उनकी लीडरशिप भी है। तो ये कराची में एक ऐसा ग्रुप था जिसके पकड़े जाने से मैं समझता हूँ काफी हद तक टारगेट किलिंग में कमी आएगी जो फिरका वाराना थी। पुलिस के इन इंकशाफात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे
मुसलसल शिया नौजवानों को हदफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन के नाम पर शिया नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। शिया बिरादरी के कत्लेआम के बाद अब शिया नौजवानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिया नौजवानों को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्विस किया जा रहा है और इसके जवाब में पुलिस ने कहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और जो भी कार्रवाई की गई है वो ठोस सबूत की बुनियाद पर की गई है। ये पहली बार नहीं है कि किसी इस्लामी मुल्क का नाम आया हो या इशारतन वाज़ेह तौर पर बताया गया हो कि किस फिरका वाराना दहशतगर्द गिरोह के पीछे कौन सा मुल्क शामिल है। इससे पहले भी ये बात होती रही है, दूसरे ममालिक के नाम भी आते रहे हैं, मगर सितम यह है कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी ममालिक हैं। इस फिरका वाराना दहशतगर्दी में बैनुल अक़वामी इन्वॉल्वमेंट और ये किस हद तक बैनुल अक़वामी साजिश है, वो साजिश जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिया और सुन्नियों के दरमियान तकसीम कर रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इसके लिए हम जाएंगे क्वेटा, जहां पर बलूचिस्तान पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पाकिस्तान पुलिस के नामवर ऑफिसर मीर जुबैर महमूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर महमूद साहब। ये बताइएगा कि क्या ये कहना है मुनासिब कि फिरका वाराना दहशतगर्दी के पीछे दरअसल पाकिस्तान में जो फिरका वाराना दहशतगर्दी के बड़ियात होते हैं उसमें बिरादर इस्लामी ममालिक के खुफिया एजेंसीज के लोग भी कहीं कहीं शामिल हैं? ये बात बड़े तवातुर के साथ और बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं और जितना अब हमारा एक्सपोजर है या जो हम अब तक डील कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर मैं खुद कर चुका हूँ और जो सरेदस्त इस वक्त बलूचिस्तान में या क्वेटा में है, बातें तो ये बहुत होती हैं, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इस किस्म होती हैं। जैसे कल कराची में 2 दिन पहले कराची में वहाँ की SIU ने कुछ मुल्ज़मान को पेश करके प्रेस के सामने ये क्लेम किया कि उनकी किसी हमसाया मुल्क से या किसी इस्लामी मुल्क से उनकी कोई इमदाद हो रही थी और उनको ट्रेनिंग पे ले जाया गया और उस ट्रेनिंग में उनको बताया गया और फिर उनको कुछ मंथली भी शायद तनख्वाह की तरह कुछ पैसे भी दिए जाते थे अपने काम करने के। तो मैं अगर सही मेरी यादाश्त मुझे साथ दे रही है तो शायद ये पहली दफ़ा है कि पब्लिकली कोई इस तरह से बात सामने आई है। मैं चूंकि माजी की और बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये भी समझा जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ किसी और की जंग शायद यहाँ पे लड़ी जा रही है कि एक फिरके को कोई एक मुल्क जो है वो उसकी तरफदारी या इमदाद कर रहा है और दूसरे फिरके को कोई दूसरा मुल्क कर रहा है। ये बात है तो सही और इस पर काम भी होता है, शायद इंटेलिजेंस में कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन एज सच पुलिस की किसी फाइल के ऊपर या पुलिस के पास कभी कोई ऐसा मुल्जिम गिरफ्तार हुआ हो जिसका कोई लिंक एस्टेब्लिश हुआ हो या कभी कोई ट्रेल किसी बैंक का, किसी करेंसी का या किसी इमदाद का कोई आया हो, वो पकड़ा गया हो, तो वो तो कभी यहाँ हुआ नहीं। जी मीर साहब, मगर यही बात है जो ये कराची पुलिस में ये SIU ने कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैंक रिकॉर्ड्स भी निकाले हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों के ट्रैवल के सबूत भी हासिल किए हैं और इस सिलसिले में दूसरा सबूत भी हासिल किया है। मगर देखा यह गया है कि रिवायती तौर पर जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात होती है, फिरका वाराना दहशतगर्दी की बात होती है, तो यकीनी तौर पर जिन ममालिक के नाम लिए जाते हैं उसमें भारत की खुफिया एजेंसी और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी शामिल होती हैं। इस बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी स्टेटमेंट्स सुनी होंगी, मौजूदा और साबका भी, जिनमें उन तक जो पहुंचती रही हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और शायद बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी जिनकी वजह से उन्होंने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात का ये बयान दिया था कि खुफिया हाथ पाए गए हैं इन 2 ममालिक के, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में। चूंकि देखें पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जो कार्रवाई शुरू होती है वो एक FIR से और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल और फिर कन्विक्शन के साथ, तो डायरेक्टली पुलिस इंटेलिजेंस के साथ नहीं होती, गो के पुलिस का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जरूर होता है। तो मैं इसलिए उस हवाले से बात कर रहा था कि मैं चूंकि क्वेटा पुलिस में रह चुका हूं और वहां काम भी किया है और कराची और लाहौर में भी करता रहा हूं, तो ये बात मैं इस तरह से कर रहा हूं कि
कभी कोई फिरका वारियत के अंदर इस किस्म का कोई मुलजिम पकड़ा गया। अच्छा, तो ये वैसे आपका क्या तजुर्बा क्या कहता है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन आपने की है कि जो फिरका वाराना ग्रोह होते हैं और ये जो इतने एक्टिव नजर आते हैं, इनके पास सरमाया भी होता होगा और जिस प्रिसिशन से ये एक्ट करते हैं, ये किसी बड़ी ताकत की पुष्पनाही के बगैर कर सकते हैं ये सब कुछ? आप बजा फरमा रहे हैं, बहुत सारी फंडिंग की जरूरत होती है। लेट्स से अगर मैं ये मिसाल दूं कि अभी ताज़ा तरीन जो दहशतगर्दी का वाकया बलोचिस्तान में हुआ है, जिसमें मस्तूंग में ज़ायरीन की एक बस को निशाना बनाया गया, तो अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में इसको देखें कि उस पर कितना खर्चा आया होगा, वो गाड़ी खरीदने में, उस गाड़ी को बारूद के लिए तैयार करने में, और उनसे मुंसलिक मजीद जो खर्चे होंगे वो उन्होंने किए होंगे, तो इन तंजीमों के पास कोई फंड रेजिंग का अपना तो कोई ऐसा तरीका कम से कम नहीं है कि वो उनको कोई पैसे यहाँ से लोकली मिलते हों। तो इस बात को बईदस कयास नहीं किया जा सकता कि उनकी फंडिंग बिल्कुल हो रही है और अच्छे खासे पैसे उनको मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर जुबैर महमूद, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान हमारे साथ। कराची पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास मजबूत ठोस सबूत सामने आया है कि फिरका वाराना दहशतगर्दों में के ग्रोह में जो कि पाकिस्तान में एक्टिव है, उनमें से एक गिरोह के पीछे एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क का हाथ है। ये दावा किया है कराची पुलिस ने। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे तहरीक तालिबान ने 2 दिन में 2 बार और पिछले कई दिनों में 4 बार, चौथी बार हुकूमत से कहा है कि वो मुखलिसाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और ये उस वक्त पेशकश सामने आई है जब शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन में शिद्दत भी आई है, और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान की हुकूमत एक मजबूत और ठोस टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रही है। इसी हवाले से ये बात भी अहम है कि पार्लियामेंट में भी इस हवाले से एक तशवीश पाई जाती है और अब दबाव बढ़ रहा है वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ पर कि वो पार्लियामेंट में आए, कौम से पार्लियामेंट के अंदर खिताब करें या पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन कौम को इत्मीनान में लेना जरूरी है। कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तहरीक तालिबान ने 2 दिन में आज दूसरी बार कहा है कि वो हुकूमत के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने आज कहा कि मुज़ाकरात के नाम पर इल्जामात और धोखे की सियासत न की जाए, बल्कि संजीदा इक़दाम किए जाएं। तहरीक तालिबान की जानिब से पिछले 4 रोज़ के दौरान ये तीसरी बार है जो हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन इससे पहले तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में होने वाले बड़े हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी भी कबूल की। जनवरी के महीने में कुल मिला के 45 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें से कई बड़े दहशतगर्द हमलों की बराह रास्त तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। जब 9 जनवरी को कराची में चौधरी असलम और 2 एहलकार खुदकुश हमले में हलाक हुए, तहरीक तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। शांगला में वजीर आजम के मुशीर अमीर मुकाम पर हमला हुआ जिसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी भी बराह रास्त तहरीक तालिबान ने कबूल की। इसी तरह से पेशावर के इलाके बडवेर में ANP के रहनुमा मियां मुश्ताक, कराची में एक्सप्रेस न्यूज TV चैनल की गाड़ी पर होने वाली फायरिंग की। बन्नू छावनी में खुदकुश हमला जिसमें 26 फौजी एहलकार शहीद हुए थे। इसके अलावा रावलपिंडी के आर्य बाजार में जो खुदकुश हमला हुआ जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार समेत 13 अफराद जाँ बाग हुए थे। इन तमाम की जिम्मेदारी मुज़ाकरात की पेशकश से पहले तहरीक तालिबान ने बराह रास्त कबूल की थी। इससे पहले हुकूमती पेशरफ्त में सिविल और फौजी क़यादत का एक बड़ा इजलास गुज़िश्ता हफ्ते हुआ था, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की थी, जिसमें पूरी फौजी क़यादत खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह शरीक थे। जिसमें उसूली तौर पर फैसला किया गया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क में जहां जहां दहशतगर्द मौजूद है भरपूर कार्रवाई की जाएगी, और इसी के साथ पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया था कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के नाम से, जिसके जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर मामूली ताकत दी गई थी, गैर मामूली इख्तियारात दिए गए थे, और हुकूमत का ये अज़म सामने आया था कि वो दहशतगर्दों को हर सूरत में उनका पीछा करेगी और उनका मुकाबला करेगी। आज जनाब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वो फौजी जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं। इसी दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज कौमी असम्बली में कहा है कि मुज़ाकरात उनकी हुकूमत करना चाहती है और सियासी क़यादत भी करना चाहती है, मगर मुज़ाकरात करे किससे? जो तहरीक तालिबान का सरबराह है वो तो अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में बैठा है, वहां पर जाके कैसे मुज़ाकरात हों?
इसी पेशरफ्त में और इसी दौरान तहरीक तालिबान का ये कहना कि वो बहरहाल मुज़ाकरात करना चाहती है और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन बयान और पिछले 3 दिनों में 3 बयान जो सामने आए हैं इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे कबायली इलाकों जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सिफारतकार जनाब अयाज वजीर से। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब। आपको कितना इखलास खुलूस नजर आता है तालिबान की ये जो पेशकश आई है, आज भी आई थी, कल भी आई थी, कि वो हुकूमत से बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि पेशकश मुखलिस हो या ना हो, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज के इसमें जब तक आप उस इलाके के लोगों को शामिल नहीं करेंगे, आप उनका मशवरा नहीं लेंगे, आप इसको इस मसले के हल में डालेंगे दरमियान में नहीं, तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये ना इस्लामाबाद से हल होगा, ना पेशावर से हल होगा। ये अगर हल होना है तो उसमें कबायली अवाम, कबायली नुमाइंदे, उसकी तफसील अभी ये वक्त भी नहीं है और न कहना चाहिए, उसका तरीका है। किसी को अगर मशवरा चाहिए उस बारे में तो कबायली इसको बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, हुकूमत को भी मशवरा दे सकते हैं, जो लोग नेगोशिएशन करना चाहते हैं उनको भी मशवरा दे सकते हैं। लेकिन काश के हुकूमत ये बात सुन ले और समझ ले कि ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब का काम नहीं है, न वजीर आजम साहब का काम है। हाँ, बेशक ऊपर से वो कंट्रोल करते जाएं, लेकिन दरमियान में कबायली लोग डाल दें। वो इस सिलसिले को जानते हैं, रस्म और रिवाज को जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं। तो जब वो आपस में मिल बैठ जाएंगे तो कोई रास्ता हुकूमत, ये मुझे यकीन है, वो निकाल सकती है। लेकिन अयाज वजीर साहब, ये भी थोड़ा सा समझाइए कि अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान में इसी महीने के दौरान 45 बड़े दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। जो सबसे बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है टीटीपी ने कबूल की है। अब एक ऑपरेशन में शिद्दत भी नजर आ रही है शुमाली वजीरिस्तान में। मुज़ाकरात की कोई बात हो उससे पहले अगर टीटीपी की जानिब से यह आए कि ये फौजी कार्रवाई रोक दी जाए, ये ऑपरेशन रोक दिया जाए, तो क्या हुकूमत इसे मानने की पोजीशन में है? देखिए, जब भी कहीं पे बातचीत होती है तो जंग भी होती है या एक दूसरे का जो पोजीशन होता है वो भी परसू करते हैं और पसे पर्दा बातचीत भी होती है। तो अगर हुकूमत राजी हो जाए और तालिबान या मिलिटेंट्स राजी हो जाए कि एक दूसरे से बात कर ले तो वो जंग अगर चाहे वो भी चल सकती है। लेकिन जब वो दोनों टीमें बैठ जाए तो जाहिर बात है एक दूसरे पे एतबार करने, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फिर कुछ शराइत एक दूसरे के मानेंगे, जो कि सीज फायर होगा, जो कि एक दूसरे के कैदी या एक दूसरे के जो छोटे मोटे मुतालबात हों शुरू में वो मानने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे पे एतमाद किया जा सके। लेकिन ये कहना कि वो फौरन कहेंगे कि हुकूमत अपनी एक्शन बंद कर ले या दहशतगर्दों से कहा जाए कि आप बिल्कुल कुछ न करें तो उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे, ऐसे नहीं होता। वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए भी लगे होते हैं लेकिन मुज़ाकरात भी किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों साथ साथ चलते हैं और जब मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो उधर शिद्दत लड़ाई की उतनी कम होती है और फिर फाइनली लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों मुत्तफ़िक़ कोई मुआहदा करके मसला हल हो जाता है। तो अयाज वजीर साहब, एक बड़ा तालिबान का इससे पहले मुतालबा रहा था कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं। तो पिछले 3 महीने से तकरीबन ड्रोन हमले नहीं हुए हैं। ये ड्रोन हमले 3 महीने से तो कम से कम बंद हैं। तो इसका फायदा पाकिस्तान को हुआ है या ये कि इसका फायदा तालिबान को हुआ है, और इसका क्या असर निकला, इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, मैं समझता हूँ इसका फायदा हर एक को है। अगर कोई यह समझता है कि ड्रोन अटैक से दहशतगर्दी या मिलिटेंट्स खत्म हो जाते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि मिलिटेंसी उससे फैलती है। अगर एक भी इनोसेंट आदमी मारा जाए उसमें तो उसकी पूरी फैमिली एंटी हो जाती है। और हुकूमत को भी इन वे फायदा है कि लोगों की जो सेंटिमेंटल रिजेंटमेंट है वो जरा कम हो जाता है। फिर गोया क्रेडिट हुकूमत को भी इन वे जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में कहा था कि दहशतगर्दी और ड्रोन अटैक्स इसको मैं सीरियस लूंगा, और जब गए थे ओबामा साहब से मुलाकात के लिए तो वहां पे भी ये मसला उठाया था। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी UN जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब तो शायद सुना है कि ह्यूमन राइट कमीशन जिनेवा में भी
ये केस उठाया जाएगा। तो अगर वहां तक परसू हो रहा है और इसमें कमी आ जाए तो हुकूमत को भी उसका फायदा होता है और मिलिटेंट्स को भी, जाहिर बात है, क्योंकि एक बड़ा खतरा है उनके लिए, वो खुले आम नहीं मिल सकते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, तो उनको जितना फायदा है मैं समझता हूँ उससे ज्यादा हुकूमत को फायदा है, ये लिहाज से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज वजीर, पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार हैं और उनका ताल्लुक कबायली इलाकों से जुनूबी वजीरिस्तान से है। वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर और मुल्क में होने वाले शदीद दहशतगर्द हमलों की वजह से, जिसकी वजह से पूरी कौम एक आजमाइश से गुजर रही है, वो कौम से खिताब करें और उन इक़दामात का जिक्र करें जो उनकी हुकूमत सूरत हाल से निमटने के लिए कर रही है। जनाब नवाज शरीफ से न सिर्फ ये कौम से खिताब करें, दूसरी यानी पार्लियामेंट से दबाव बढ़ रहा है कि वो पार्लियामेंट में जरूर आएँ। पार्लियामेंट से उनकी गैर हाजिरी के हवाले से अब आदाद शुमार भी सामने आए जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 5.5 माह से जनाब वजीर आजम पार्लियामेंट में नहीं गए हैं, खासतौर पर कौमी असम्बली में नहीं गए हैं और सेनेट में वो अभी तक उन्होंने किसी इजलास में शिरकत नहीं की है। वजीर आजम पे दबाव ये है कि वो पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट से भी खिताब करें और उसी हवाले से कौम से खिताब करें ताकि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक मरबूत रद्द अमल कौम तक पहुँच सके उनकी जानिब से, जो कि इस वक्त की शदीद जरूरत नजर आती है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह कल खैरपुर गए यानी कि अपने आबाई जिले में, और उन्होंने जाके इस बात का इकरार किया कि वहां पे सरकारी करप्शन उरूज पर है, मंसूबे तबाही का शिकार हैं, बद इंतजामी उरूज पर है। अगर वजीर आला सैयद कायम अली शाह के आबाई घर के अंदर, आबाई जिले का यह हाल है तो पूरे सिंध का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यकीनी तौर पे इस तमाम सूरत हाल का नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए सरगर्म रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को लेना होगा। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध में गवर्नेंस का पुरसान हाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकदीन और मुबस्सिरीन ही नहीं कहते बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस रहनुमा भी कहते हैं, चाहे वो एलानिया ना कहते हों लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में वो इस बात का खुल के इजहार करते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 6ठा साल है। वजीर आला सैयद कायम अली शाह की वजारत आला का भी ये 6ठा साल है। सिंध में अहवाल क्या है और इस वक्त यहाँ पे गवर्नेंस की क्या कैफियत है, इस 6ठे साल में इसका इजहार खुद जनाब सैयद कायम अली शाह की गुफ्तगू में सामने आया है। और ये उस वक्त सामने आया जब अब से 2 रोज कबल उन्होंने अपने आबाई जिले खैरपुर का दौरा किया। इस मौके पे वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अपने आबाई जिले खैरपुर के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल है और इंतजाम किस सूरत हाल से गुजर रहा है। यही वजह है कि माहिरीन नाकदीन सिंध का जब कंपैरिजन पंजाब के साथ करते हैं तो उन्हें वाज़ेह तब्दीली नजर आती है, वाज़ेह फर्क नजर आता है। सैयद कायम अली शाह अब अपने घर खैरपुर गए और 6ठे साल में जबकि वो सिंध के वजीर आला हैं, अब दरबार हॉल गए, वहां पे उन्होंने दरबार मुनक्किद किया। और आज के अखबार की सुर्खियों के मुताबिक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उन्होंने जो इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सैयद कायम अली शाह ने परसों कहा कि खैरपुर के हवाले से करोड़ों रुपए के फंड फराहम किए गए मगर कोई काबिल जिक्र काम नजर नहीं आया, बंद स्कूल्स नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर का काम नाकिस है, कई सड़कें मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं हुई। सेम और थ्योर ने तबाही मचाई, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, मुतल्लिका महकमा क्या कर रहा है, उन्होंने पूछा। माशी जोन का काम नामुकम्मल है, माहिरीन कहते हैं कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सिविल अस्पताल खैरपुर का तामीराती काम नहीं हुआ, 8 ब्लॉक्स की तामीर नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। महकमा सेहत की कारकर्दगी इंतहाई खराब है, सरकारी महकमों की कारकर्दगी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन बेपनाह नजर आती है खैरपुर में, यानी कि वजीर आला सिंध के अपने शहर में। ये वो शहर है जिससे ताल्लुक है जनाब कायम अली शाह का, और ये वो अहवाल है जो 6 साल बाद नजर आ रहा है खुद वजीर आला को अपने जिले के हवाले से। यकीनी तौर पर यह रिफ्लेक्शन है पूरी सूरत हाल की, और सिंध में जो मजबूरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है
तरक्की की, या उसमें जो फर्क नजर आता है पंजाब के हवाले से वो यकीनी तौर पे जिला खैरपुर के हवाले से जनाब कायम अली शाह के कमेंट से उसकी रिफ्लेक्शन होती है। और यही वजह है कि सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त तवज्जे का मुस्तहिक है, और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इसकी रोजमर्रा की जिंदगी इसका मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में अगर मेट्रो बस चल रही है तो कराची में लोग बसों की छतों पर सफर करने के लिए मजबूर है, और जानवरों जैसी जिंदगी उन पब्लिक लोग अवाम की है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं, और शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूर दूर तक नजर नहीं आता। कराची का लियारी एक्सप्रेसवे का मंसूबा 6 साल कबल, तकरीबन 7 साल कबल 80% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस छठे साल में भी ये पूरी तौर पे मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कराची में इंक्रोचमेंट्स हर जगह नजर आती हैं, और सूरत हाल इस हद तक खराब हुई कि अब से चंद माह कबल तक कराची वालों का पानी से चुरा के उन्हीं को फरोख्त किया जा रहा था, और अरबों रुपए का ये काम हो रहा था। सिंध की मजबूरी सूरत हाल, उसकी अक्कासी, खैरपुर की सूरत हाल, सिंध के वजीर आला कायम अली शाह की ये गुफ्तगू, इस पर बात करने के लिए हम खैरपुर जाएंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट गुलाम अब्बास भंबरो। जी गुलाम अब्बास भंबरो, आप बताइएगा कि वजीर आला कायम अली शाह खैरपुर गए, दरबार हॉल में दरबार लगाया, वहां पे क्या हुआ? 2 रोज कबिल वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह खैरपुर आए। उन्होंने सरकारी महकमों की कारकर्दगी मालूम करने के लिए यहाँ दरबार हाल में इजलास बुलाया। सक्खर डिवीजन के कमिश्नर समेत खैरपुर जिले के तमाम सरकारी महकमों के अफसरान आए। उन्होंने अफसरान से उनके महकमों की कारकर्दगी सुनकर हैरानगी का इजहार किया, और वो निहायत हैरत ज़दा हो गए। वजीर आला का कहना था कि उन्होंने खैरपुर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन अफसोस है कि खैरपुर सिविल अस्पताल का मंसूबा 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने खैरपुर सिविल अस्पताल के लिए 8 ब्लॉक मंजूर किए थे, लेकिन 5 साल में सिर्फ 3 ब्लॉक मंजूर मुकम्मल हो सके हैं, जबकि 5 ब्लॉक मुकम्मल नहीं हो सके। खैरपुर इकोनॉमिक जोन बिल्कुल ही मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि वो अभी तक इब्तदाई तैयारियों में है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ये क्या हुआ है। खैरपुर में सेम व थूर ने तबाही मचाई हुई है। सेम व थूर को खत्म करने के लिए बड़ी रकूम दी, वो रकूम कहाँ गई? सेम व थूर खत्म क्यों नहीं हुआ? स्कार्प के ट्यूबवेल क्यों बंद हैं? स्कूल क्यों बंद हैं? उन्होंने अफसरान को कहा कि वो उनकी बातें सुनने नहीं आए, वो काम देखने आए हैं, लेकिन यहाँ काम है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि करप्शन हुई है, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास भंबरो हमारे साथ थे। वज़ीर आला का पे ये फर्ज है कि जिस तरह से वो खैरपुर गए और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी और कारकर्दगी का जायजा लिया, सिंध के तमाम बड़े शहरों में, तमाम छोटे अजला में जाएं और देखें कि वहां की सूरत हाल क्या है। कहीं वही सूरत हाल या उससे भी खराब सूरत हाल तो नहीं है जो इनके खैरपुर की है। 6 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद अगर वो नहीं लेते इसका नोटिस, तो यकीनी तौर पर जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवा साल सरपरस्त आला जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि अपनी सरगर्म सियासत शुरू कर चुके हैं। और इस हवाले से उन्हें यकीनी तौर पर देखना होगा कि उस सूबे में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 4 साल से है, क्या वाकई कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी सिंध में तितर बितर है और इंतशार का शिकार है। शायद यही वजह है कि हुक्मरान पीपल्स पार्टी को नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद चैलेंज करने वाला कोई नहीं। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में अफरा तफरी का शिकार है और तंजीम तकरीबन तितर बितर हो चुकी है। अब से चंद माह कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर जनाब गौस अली शाह, जो कि सीनियर तरीन रहनुमाओं से भी एक है, उन्होंने सिंध की सदारत से इस्तीफा दे दिया था और अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। अब से थोड़ी दिन कबल सिंध नेशनल फ्रंट जिसके सरबराह जनाब मुमताज अली भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी जमात को जम किया था। अपने बेटे को उन्होंने अलहदा कर लिया हुकूमत में, जिन्हें के वजीर आजम के मुशीर की हैसियत से काबीना में शामिल किया गया था, मगर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसके हवाले से ये खबरें भी है कि जनाब मुमताज भुट्टो अब सिंध नेशनल फ्रंट को दोबारा बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध में एक और रहनुमा लियाकत अली जतोई, जो सिंध में मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आला भी थे, अब मुस्लिम लीग नून छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का
इरादा रखते हैं। ठट्टे के बाअसर सियासी बरादरान शिराजी बरादरान के बारे में भी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत के ख्वाह हैं। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहना चाहते हैं और हालिया दिनों में देखा यह गया है थरपारकर और बदीन से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की कैफियत सिंध में दगरगू है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।